बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अररिया, पूर्णिया और बेतिया में उफान पर तमाम नदियां हैं। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए, जिसमें बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात अररिया की करें तो यहां नूना नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नेपाल के सीमावर्ती सिकटी प्रखंड के पढ़ैया में नूना नदी की धारा बदल गई है और बीच गांव होकर अब नदी बहने लगी है। नतीजा अब यहां ये कि गांव में बनी एक दुकान नदी में धराशायी हो गई और अब ईदगाह टोला स्थित प्राइमरी स्कूल कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। ग्रामीणों ने यह कहा है कि करीब 90 लाख की लागत से बना बांध भी नूना नदी की तेज धार में बह चुका है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से नूना नदी कहर बरपा रही है। कल तक जो यहाँ पर ये मकान और स्कूल का ये आंगन जो है खड़ा था, वो नदी में पूरी तरह से समा चुका है। तो अररिया ही नहीं, गोपालगंज में भी एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बैकुंठपुर के पकहा मुख्य सारण बांध और बरौली का देवापुर तटबंध टूट चुका है। बांध और तटबंध टूटने की वजह से गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सारण बांध के किनारे बसे गांव में माइकिंग कराई जा रही है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों में एक बार फिर से बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल है। 4.5 लाख क्यूसेक्स पानी जो गंडक नदी में आया नेपाल के तराई इलाके से, जिसके कारण सारे जगहों पर फिर ओवरटॉप किया पानी और ओवरटॉप करके गांव की ओर प्रवेश कर रहा और लगातार बारिश के कारण भी पानी की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गंडक नदी भी उफान पर है और ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए ग्रामीणों से हम लोग लगातार अनुरोध किए हैं कि जहाँ जहाँ पानी गया हुआ था पिछली बार उस गांव के लोग अपना अस्थायी रूप से जहाँ पिछला बार शरण लिए हुए थे, जहाँ गए हुए थे, वहाँ फिर से जाएं और सतर्क रहें। तो पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश के बाद बायसी प्रखंड के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बायसी के सुगवा महानंदापुर गांव में महानंदा नदी का पानी निचले इलाकों की तरफ फैलने लगा है। हालात ये हैं कि डंगराहा से चटांगी तक जाने वाली मुख्य सड़क पर सुगवा महानंदापुर गांव में हाई स्कूल के पास सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात अब और पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क कट चुका है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। बेतिया में भी लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जिले में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात हैं। सिकहरना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। नदी का पानी धीरे धीरे दर्जनों गांव में अब प्रवेश कर रहा है। लौरिया में अशोक स्तंभ के पास सड़क पर 3 फुट से ज्यादा पानी का बहाव है। तेज धार की वजह से नरकटियागंज लौरिया पथ बंद हो गया है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और इस वजह से लोगों के बीच दहशत साफ नजर आ रही है। नवादा की तस्वीर देखिए, नवादा में भी यही हालात हैं। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद अब नदियां उफान पर आ चुकी हैं और जिला मुख्यालय से सटे मोहिद्दीनपुर गांव में नदी की तेज धार में सड़क कट चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये सड़क कटने के बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सड़क कटने के बाद 20 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मोहिद्दीनपुर कंजोल सड़क कट जाने के बाद लोग अब बेबस नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर घटिया सामान के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। साल में प्रत्येक बार दही जाता है बरसात के दिनों में और दहते दहते मैंने हम लोग कई बार डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं और उसके बाद जेई को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नवादा गैस गोदाम से मोहिद्दीनपुर रोड आया 10-20 गांव के लिए। ये रोड बार बार टूट जाता है, बारिश में हल्का मटेरियल देता है ठेकेदार है जो कम चलाव के लिए टाइम अपना पास कर रहा है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है हम लोग का नवादा जाने का कोई सुविधा नहीं है कि जब इसमें पानी आता है तब तो 2-3 जगह तोड़ता है रोड ही। इसका मरम्मत से ऐसा इसने हो पाया है।
कहाँ से कहाँ रोड गई है? ये रोड गया है गैस गोदाम से लेके मोहद्दीपुर होते हुए चल गया 5-7 गांव पीछे भी गया है। छपरा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तिलपा विद्युत केंद्र में 2 फीट तक पानी जो है वो आ चुका है। विद्युत केंद्र में 2-2 मीटर लगाकर पानी की निकासी, यहाँ पे 2-2 मोटर लगाए गए हैं और इस पानी की निकासी की कोशिश फिलहाल की जा रही है। देखिए पानी इस जगह विद्युत केंद्र तक पहुंचा हुआ है। विद्युत केंद्र में बिजली आपूर्ति ठप होने के हालात पैदा हो गए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसे लेकर कर्मचारी दिन रात यहां पर काम में जुटे हुए हैं। बिजली विभाग के एसई और कार्यपालक अभियंता तिलपा पावर ग्रिड में ही कैंप कर रहे हैं। इसमें 2 दिन से काफ़ी बरसात के चलते जल जमाव हो गया है। इसमें हम लोग इस पानी को निकालने के लिए मोटरिंग करवा रहे हैं, डिमोटरिंग करवा रहे हैं। लगभग 30 से 35 HP का मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते थोड़ा काम स्लो चल रहा है। हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बिजली जो है लोगों को उपलब्ध होते रहे। वहीं मुंगेर के दियारा इलाके में छापेमारी में हथियारों की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। पुलिस ने 19 कट्टे और एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ कारतूस बरामद किया है। साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनमें से एक सुपारी किलर भी शामिल है। पुलिस को हथियारों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसपी ने स्पेशल टीम के साथ कार्रवाई की और दुमंथा घाट की तरफ आ रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में बाढ़ का दिलीप सिंह भी शामिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी काम करता है। हथियारों की सप्लाई पटना, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर में की जानी थी। अच्छा, जैसे ही वो लोग दुमंता घाट के पास पहुंचे तो वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार जो है वो उनके पास से करीब काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिला है। एक 7.65 mm की पिस्टल मिली है, 19 देसी पिस्टल मिली है, 2 मैगजीन मिली है, तेज गोलियां मिली है, एक बाइक भी मिली है और ये जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने औराई के बैंगना गांव से गिरफ्तार एक अपराधी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किया था और उसकी निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए 2 और अपराधियों को गिरफ्त में लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गायघाट से एक अपराध कर्मी को लोडेड कट्टा और 2 गोले के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा अहियापुर से भी एक अपराध कर्मी को एक देसी कट्टा और गोले के साथ पकड़ा गया। अहियापुर थाना अंतर्गत भी एक अपराध कर्मी को स्मैक और गांजा के साथ में पकड़ा गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का फायदा मिला है। मांझी को अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। पहले मांझी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। जीतन राम मांझी बिहार में रामविलास पासवान से ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहेंगे। जी हां, एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। बिहार में मांझी के अलावा आरजेडी नेता और पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा राज्यपाल और सीएम को Z+ और एडवांस सिक्योरिटी लाइनिंग प्रोटेक्टिव जो सुरक्षा है वो हासिल है। इस कैटेगरी में शामिल लोगों को वो जहां जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उनकी सुरक्षा में लगे लोगों के हाथों में होते हैं। सीएम और राज्यपाल को उनके आने जाने के रूट पर भी सुरक्षा में शामिल लोग निगरानी करते हैं। बिहार में कुल 7 लोगों को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 3 को Z+ और 2 को Z+ के साथ और भी विशेष सुरक्षा हासिल है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नीतीश ने सियासी मुद्दों पर खुलकर बात की। सीट शेयरिंग पर सीएम ने कहा कि सब कुछ जल्द तय हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के कहने पर एनडीए में शामिल हुए हैं। मौका चुनाव का है तो नीतीश लालू परिवार पर तंज कसना भी नहीं भूले। जीतन राम मांझी जी तो फिर वापस हो गए हैं। उनके साथ जो बातचीत हुई, बीजेपी ने ही कहा था हम लोगों को कि अगर वो हो, और उनसे जो बातचीत हुई तो वो तो पूरे तौर पर फिर आप वो हो गए हैं एनडीए के साथ। 15 साल का काम देख लीजिए और नई पीढ़ी तक
यूथ तक एक एक चीज को बता दीजिए, क्योंकि जो कम उम्र का आदमी उस बेचारे ने देखा नहीं है बुरा हाल, वो कहाँ महसूस किया है अंधेरा को, या सड़क की क्या हालत थी, या शाम होने के पहले ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था लॉ एंड ऑर्डर का या किसी चीज का। या कुछ लोग आजकल रोजगार की बात करते हैं, हंसी वाली बात है, क्या रोजगार दिए थे किसी को? अभी तो हमने फिगर जारी किया है, उसी समय 7 तारीख को हमने बता दिया था, बल्कि उससे ज्यादा ही रोजगार मिला। चुनावी बिगुल बजते ही नीतीश कुमार ने नया नारा दिया है। सीएम ने सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार का नारा देते हुए कहा कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो युवाओं पर फोकस किया जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। कोरोना काल में कैसा होगा मतदान केंद्र और कैसे मतदान होगा, ये अहम सवाल है। कोरोना को लेकर मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि कोरोना काल में होने वाला विधानसभा चुनाव में वोटिंग कैसे होगा। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग सेंटर पर तमाम कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर कुमार। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर के एक मतदान केंद्र पर। आप देखिए, आओ मतदान करना सीखें। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वोटिंग शुरू कैसे हो गई। तो मुजफ्फरपुर का यह एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग सेंटर है, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किस तरीके से मतदान कराया जाएगा, उसका एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन का बूथ है और यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा हर एक मतदाता को, और उनके लिए जिनके पास मास्क नहीं है तो मास्क की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एक मॉडल बूथ के ऊपर जिस तरीके की सुविधाएं व्यवस्थाएं होती हैं, तो तमाम पदाधिकारी और दंडाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और ये जो लोग खड़े हैं कतार में, ये वोटर्स हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इनको कतार में लगाया गया है। और ये सारे वोटर्स हैं, ये एक प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसमें जो अधिकारी और जो मतदान कर्मी लगेंगे, किस तरीके से वो वोटिंग करेंगे, तो एक तरीके से यह प्रैक्टिस सेशन है। आप देखिए कि ये एक वोटर हैं और इन्होंने अपना पहचान पत्र भी अपने साथ रखा है ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर। जो प्रिजाइडिंग है, ये 3rd पोलिंग ऑफिसर, जिनके पास ये कंट्रोल यूनिट है। और ये बगल में आप देखिए कि जहां मतदान करेंगे, जहां बैलेट यूनिट रखा गया है, उसको दर्शाया गया है। उसके अलावा ये निकास द्वार है। कहा जा रहा है कि एक द्वार प्रवेश और दूसरा द्वार निकास। तो ये मॉड्यूलर ट्रेनिंग सेंटर है, जहां की मतदान कर्मियों, अधिकारियों और वोटिंग करने वालों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ कैसे? ये एक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा रहा है कर्मियों का कि मतदान वाले दिन क्या प्रोसीजर रहेगा, खासकर कोविड के चलते हुए आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, आपको मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइज होगा सब कुछ। तो उस चीज़ का एक प्रोसीजर है, कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े होंगे। इससे एक सोशल मैसेज भी जा रहा है। ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि कोरोना के परिवेश में जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए मैक्सिमम वोट कैसे इंश्योर कराया जाए और लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि वोट करना उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। कोरोना कोविड संक्रमण जैसी कोई बातें मतदान केंद्रों पर नहीं है, ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर आए और अपनी अधिक से अधिक वोटिंग सुनिश्चित करें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल मतदान करना आपका अधिकार है और इसे लेकर जो